इस तौर पे उनका धन्यवाद करना चाहता हूँ कि ये इतना ज्वलंत मुद्दा है कि इस मुद्दे के ऊपर जो चर्चा का हमें अवसर इन्होंने प्रदान किया, उसके लिए AI फैक्टो, ऑल इंडिया फेडरेशन ऑफ यूनिवर्सिटी एंड कॉलेज टीचर्स ऑर्गेनाइजेशन, जिसके रिप्रेजेंटेटिव के तौर पे मैं हूँ यहाँ पर। मैं AI फैक्टो का नॉर्थ जोन का सेक्रेटरी हूँ, जिसमें दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, हिमाचल, जम्मू कश्मीर ये स्टेट जो है उसके अंदर आती है। तो उसके प्रतिनिधि के तौर पे मैं यहाँ हूँ आपके बीच में, और ये अवसर इन लोगों ने मुझे प्रदान किया। इसके अलावा मंच पर उपस्थित सभी बुद्धिजीवियों को मैं प्रणाम करता हूँ और अपनी बातचीत जो है शुरू करता हूँ। दोस्तों, इसका इंट्रोडक्शन ज़्यादातर प्रमोद जी ने रख दिया कि ये एजुकेशन पॉलिसी किस तरह से हमारे बीच में आई, और ये एक ऐसे समय में सरकार ने इंट्रोड्यूस की जब पूरा देश एक आपदा से घिरा हुआ था, और उस कोविड के दौर का फ़ायदा उठाते हुए सरकार ने जुलाई 2020 में कैबिनेट अप्रूवल के साथ इस पॉलिसी को पूरे हिंदुस्तान में लागू कर दिया। उन्होंने डिक्लेयर कर दिया कि भाई ये पॉलिसी है, इसका खाका है। वो उसकी ज़्यादा डिटेल्स में मैं नहीं जाना चाहता कि कितने पेज का ड्राफ्ट था। अल्टीमेटली 65 पेज पे आ गया ये घटते घटते, और इंग्लिश में जाएंगे तो 59 पेजेस पे आ गए। इसका मतलब उन्होंने बहुत ज़्यादा इसको एप्रीज कर दिया और बहुत सारी चीज़ें इसकी काट दी। तो जो कस्तूरी रंगन कमेटी जिसने बेसिकली इसको फ्रेम किया, और उसके बाद जिस तरह से ये इम्प्लीमेंटेशन पे आया, तो बहुत सारे इसके सेगमेंट्स जो है वो निकल गए इसमें से बाहर, तो उनको हम लोग पढ़ नहीं पाते हैं बेसिकली। अगर उसका छोटा ड्राफ्ट पढ़ेंगे आप, इस पर जाएंगे ऑनलाइन भी उसको पढ़ने की कोशिश करेंगे, तो अलग अलग सेक्शन से बहुत सारी चीज़ें थी जो पहले ड्राफ्ट में थी ओरिजिनल में। उसके बाद कोई डिबेट डिक्लेमेशन हुआ नहीं, तो सरकार ने अपनी मर्जी से बहुत सारी चीज़ें इसमें से निकाल दी जो उनको सूट नहीं करती। तो बेसिकली अब बहुत छोटा सा ड्राफ्ट हमारे सामने है जिस पर चर्चा रहती है। दोस्तों, अगर इसका प्रीएम्बल पढ़ेंगे, जैसे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का प्रीएम्बल पढ़ते हैं हम लोग, इसका भी इन्होंने एक प्रीएम्बल तैयार किया है। उस प्रीएम्बल को पढ़ने के बाद ऐसा लगता है कि भाई इससे बेहतर पॉलिसी दुनिया में आज तक किसी ने नहीं बनाई। आज तक किसी भी देश में, मैं ये कह रहा हूँ, अगर प्रीएम्बल पे जाएंगे तो मैं ये दावा करता हूँ कि इससे अच्छा प्रीएम्बल आज तक किसी भी एजुकेशन पॉलिसी का लिखा ही नहीं गया। उसमें उन्होंने जो बात रखी जो हमें बहुत अपील करती है, और जिसकी हम लोग सामान्यतः बहुत चर्चा करते हैं हायर एजुकेशन के इंस्टीट्यूशंस में, कि हम एक कंप्लीट स्टूडेंट पैदा करेंगे, एक ह्यूमन बीइंग पैदा करेंगे जो सोसाइटी में अपना रोल प्ले करेगा। अब सुनने में तो ये बात बहुत अच्छी लगती है, हम भी यही चाहते हैं। AI फैक्टो जो हायर एजुकेशन को डील करती है, यूनिवर्सिटी और कॉलेजेस को, तो हम भी ये प्रयास करते हैं कि कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज़ में NCC भी हो, NSS भी हो, स्पोर्ट्स भी हो, कल्चरल भी हो, सब तरह की चीज़ें हो। वो इसलिए रखी जाती है कि जो स्टूडेंट वहाँ से निकल के आए, वो डिबेट में भी हो, डिक्लेमेशन में भी हो, डांस में भी हो, सब तरह का स्टूडेंट हम लोग पैदा करने का प्रयास करते हैं। इस पॉलिसी में भी ऐसा ही लिखा गया है कि हम एक कंप्लीट ह्यूमन बीइंग पैदा करेंगे। ये पॉलिसी कुछ इस तरह से फ्रेम की गई है, तो इसलिए इसको लागू किया जाना चाहिए, ऐसा कहा। जो प्रमोद जी ने मुझे कहा है कि भाई इसमें हरियाणा के विषय में मैं पर्टिकुलरली बातचीत रखना चाहता हूँ, इसका जो क्रियान्वयन है उस पर मैं बातचीत करना चाहता हूँ कि जो चीज़ इतनी अच्छे से बनाई गई है, इतनी अच्छे से दी गई है, अगर अक्षरश उसको लागू कर दिया जाए, अक्षरश अगर उसको, मैं बिटवीन द लाइन्स इसको रीड कर रहा हूँ कि अक्षरश अगर उसको लागू कर दिया जाए, तो हिंदुस्तान का प्रत्येक विद्यार्थी एक ऐसा विद्यार्थी होगा जो अपने आप में मॉडल होगा, और उस मॉडल जैसा मॉडल दुनिया में कहीं नहीं होगा। वो अपने आप में एक बहुत कंप्लीट ह्यूमन बीइंग होगा। अब ह्यूमन बीइंग की जो क्वालिटीज़ हैं आप सब लोग जानते हैं, मेरे से बेहतर आप लोग जानते हैं कि कंप्लीट ह्यूमन बीइंग में क्या क्वालिटीज़ हैं। जो आदमी आदमी से प्यार करे, ये सबसे पहली क्वालिटी इसके अंदर होनी चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। एनीवे, जब इसके लागू करने की बात आई दोस्तों, तो जो सरकार केंद्र में है वही सरकार हरियाणा में है, यानी कि बीजेपी की जो सरकार है हरियाणा में भी है, और हमारे जो मुख्यमंत्री साहब मनोहर लाल जी खट्टर, उन्होंने सबसे पहले इसकी घोषणा की कि 2025 तक हरियाणा में इस पॉलिसी को लागू कर दिया जाएगा। हम इसकी बहुत तेज़ी से तैयारी कर रहे हैं, और 2025 तक पूरे हरियाणा में इसको इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। अब सवाल ये है कि 2023 का सितंबर अब हमारे सामने है, और 23 सितंबर तक हरियाणा सरकार ने किया क्या है, मैं इस पर थोड़ी सी चर्चा करना चाहता हूँ।
इसकी अच्छाई बुराई पे मैं नहीं जाना चाहता। जो प्रमोद जी कह रहे थे कि पूरे देश में डिबेट चली हुई है, बहुत सारी स्टेट ने मना कर दिया है, तो उन्होंने अपनी कमेटीज कंस्टिट्यूट की उन सभी स्टेट्स ने। तमिलनाडु में भी कमेटी का गठन हुआ, केरल में भी हुआ, अभी कर्नाटक में जो बातचीत हुई उन्होंने भी कमेटी का गठन किया। जो उनके अपने लर्नेड लोग थे, अपने जो बुद्धिजीवी थे, उन्होंने कमेटी कंस्टिट्यूट की और इसके प्रॉस एंड कॉन्स देखे होंगे उन्होंने, इसी बहुत डिटेल में उन्होंने स्टडी किया और अल्टीमेटली ये डिसीजन लिया कि भाई हम इसको नहीं लागू कर रहे इस स्वरूप में जैसी ये है। लेकिन हरियाणा ने पहली बात ये है कि इस तरह की किसी भी कमेटी का गठन ही नहीं किया और केवल मुख्यमंत्री साहब ने ये कह दिया कि हम इसको लागू करने जा रहे हैं 2025 में। अब जब मुख्यमंत्री साहब से ये बात सुनी, हमारे वाइस चांसलर जो यूनिवर्सिटीज़ को देखते हैं, साथियों हरियाणा के अंदर 21 स्टेट यूनिवर्सिटीज़ हैं, स्टेट यूनिवर्सिटीज़ की मैं बात कर रहा हूँ। इसके अलावा 22 जो है डीम्ड या प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ हरियाणा में काम करती हैं। हरियाणा के अंदर लगभग 175 गवर्नमेंट कॉलेज हैं, 97 एडेड कॉलेजेस हैं और 80 जो है प्राइवेट कॉलेजेस हैं। ये हायर एजुकेशन का एक ढांचा है हमारे। इसमें मैंने बीएड कॉलेजेस और इंजीनियरिंग कॉलेजेस को शामिल नहीं किया है। कम से कम अगर बीएड और इंजीनियरिंग कॉलेज करेंगे तो 300-400 के करीब बीएड और इंजीनियरिंग कॉलेजेस हरियाणा में काम करते हैं। तो ये एक हायर एजुकेशन का स्ट्रक्चर है। मैं जो ट्रेडिशनल एजुकेशन के कॉलेज है उसकी बात कर रहा हूँ, तो 80 प्राइवेट कॉलेजेस, 97 एडेड कॉलेजेस और 175 गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं जो साइंस स्ट्रीम में, आर्ट स्ट्रीम में और कॉमर्स के अंदर एजुकेशन इम्पार्ट करते हैं। यूनिवर्सिटीज़ तो है 21 स्टेट यूनिवर्सिटीज़ हमारे सामने हैं जो इस तरह की जो कॉलेजेज हैं वो इन स्टेट यूनिवर्सिटीज़ से कहीं ना कहीं एफिलिएट करके चलते हैं। उनका जो कोर्स करिकुलम है वो स्टेट यूनिवर्सिटीज़ तैयार करती है, हम उसको फॉलो करते हैं पूरे हरियाणा के अंदर। अब यहाँ से पिछले साल से ये एक दौड़ शुरू होगी, क्योंकि हरियाणा के अंदर जो वाइस चांसलर लगाने का जो तरीका है वो सबसे खराब है पूरे देश में। मैं ये बात करता हूँ कि यहाँ वाइस चांसलर उसकी क्वालिटी के आधार पे, उसकी एकेडमिक्स के आधार पे नहीं लगाए जाते, वो इस आधार पे लगाए जाते हैं कि वो किस पार्टी से आ रहे हैं। वो जो है एक क्राइटेरिया है। तो हरियाणा के जितने भी वाइस चांसलर, मैं कह रहा हूँ जितने भी वाइस चांसलर अगर आप देखेंगे स्टेट यूनिवर्सिटीज़ के, उन सब का एक ही क्राइटेरिया है और उस क्राइटेरिया से जब जो लोग आए, तो जब सीएम साहब ने उनके सामने ये रखा कि भाई हम इसको 25 तक इंप्लीमेंट करना चाहते हैं, तो वो सारे के सारे एक दौड़ शुरू होगी वाइस चांसलर के बीच में कि इसको सबसे पहले इंप्लीमेंट कौन करेगा। और इस दौड़ में जो सबसे पुरानी जो 2 यूनिवर्सिटीज़ हैं, कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी कुरुक्षेत्र और एमडी यूनिवर्सिटी, वहाँ तक इनके वाइस चांसलर ने लीड लेने का प्रयास शुरू कर दिया। उस लीड में कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी कुरुक्षेत्र और उससे एफिलिएट जितने भी कॉलेजेस करते हैं, उससे एफिलिएटेड कुरुक्षेत्र डिस्ट्रिक्ट, उससे एफिलिएटेड कैथल डिस्ट्रिक्ट, उससे एफिलिएटेड करनाल, पानीपत, उसके अलावा यमुनानगर, अम्बाड़ा, ये सारे के सारे जो डिस्ट्रिक्ट हैं हरियाणा के, ये कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी से एफिलिएट करते हैं। तो उनमें जितने भी कॉलेजेस हैं, वो चाहे गवर्नमेंट का, चाहे प्राइवेट है, चाहे एडेड, वो सब कॉलेज उससे एफिलिएट करते हैं। तो कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर ने ये ऐलान कर दिया कि हम तो इसी सेशन से, यानी कि ये जो 23-24 का सेशन है, इससे ये जो NEP 2020 है वहाँ पे इम्प्लीमेंटेशन के ऊपर आ गई। यूनिवर्सिटी कैंपस में भी है, पीजी क्लासेस में भी है और यूजी क्लासेस में भी है। उन्होंने इसको इम्प्लीमेंट कर दिया है इस सेशन से। MDU ने भी ये शुरुआत की, MDU ने भी ये डिक्लेयर किया कि हम भी इसी सेशन से इसको इम्प्लीमेंट करने जा रहे हैं। लेकिन इनसे गलती ये हुई कि इन्होंने कुछ मीटिंग रखनी शुरू कर दी। इन्होंने गवर्नमेंट कॉलेज के टीचर्स की एक मीटिंग रखी और इसके बाद एडेड कॉलेजेस के टीचर्स की एक मीटिंग रखी। हालांकि मैं इसमें बाद में आऊँगा कि ये कितना ज़रूरी था जो इन्होंने किया, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि स्टेज में इसको गलती ही डिक्लेयर करूँगा कि यहाँ के वाइस चांसलर से ये गलती होगी कि उन्होंने इस तरह की मीटिंग रखनी शुरू कर दी। और जब वो मीटिंग्स में गए और उन्होंने अपना एजेंडा डिक्लेयर किया, तो एजेंडा जब डिक्लेयर हुआ तो टीचर्स का वहाँ पे विरोध हुआ और वाइस चांसलर MDU को रुकना पड़ा। वो इस साल इसको लागू नहीं कर पाए। हालांकि उन्होंने ये कहा कि मैं अगले साल कर देंगे, हम चलो कोई बात नहीं, इस साल रहने दो, अगर हमारी तैयारी आप लोग नहीं है, आप लोग नहीं मानते कि हमारी तैयारी है, तो हम इसको अगले साल इम्प्लीमेंट कर देंगे, इस साल नहीं करेंगे। लेकिन उसके बावजूद भी यूनिवर्सिटी लेवल के कुछ कोर्सेज में उन्होंने कर दी कि कहीं दरबार में हाजिरी कम ना हो जाए, इसलिए उन्होंने ये जरूर वहाँ पे रजिस्टर करवा लिया कि हमने भी लागू कर दिया।
तो अभी इफेक्टिव तौर पे इन 2 जगह पे हरियाणा में ये एनईपी लागू हुई दोस्तों। ये तो इसकी लागू होने का ढांचा है। सवाल हमारे सामने दूसरा है कि भाई जो लागू की कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में, एक तो उसका परिणाम क्या आया और एमडीयू में उसका परिणाम क्या आया, मैं थोड़ा सा तो इस पर रखना चाहता हूँ, उसके बाद 2-4 मिनट और मैं बताऊँगा। देखिए जब कुरुक्षेत्र में लागू हुई तो उसके कॉलेजेस के अगर एडमिशन देखेंगे साल 2023-24 के फर्स्ट ईयर के एडमिशन और बाकी यूनिवर्सिटीज से उसकी तुलना करेंगे तो कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटीज के जो एडमिशन है उन कॉलेजेस के एडमिशन में गिरावट आ रही। गिरावट आने का कारण ये कि हरियाणा में जो सारे एडमिशन है कॉलेजेस को एक सेंट्रलाइज्ड पोर्टल से होते हैं जो पंचकुला से ऑपरेट होता है। उस सेंट्रलाइज्ड पोर्टल के ऊपर इन्होंने जब सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन रखे तो विद्यार्थियों को वो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन समझ में नहीं आए, उनको वो समझ में नहीं आए, इसलिए उन्होंने उस यूनिवर्सिटी के कॉलेजेस में अप्लाई करना बंद कर दिया और उसकी एडजॉइनिंग जो यूनिवर्सिटीज थी उसमें अप्लाई करना शुरू कर दिया। वो कुरुक्षेत्र भी, ये CDLU भी हो सकती है सरसा की, वो जमशेदपुर यूनिवर्सिटी हिसार भी हो सकती है, वो बंसीलाल यूनिवर्सिटी भिवानी भी हो सकती है, वो MDU भी हो सकती है, वो YMCA भी हो सकती है और वो मुरथड़ भी हो सकती है। तो एडजॉइनिंग एरियाज में स्टूडेंट्स रिलेटिवली ज़्यादा गए, ये हमारा विश्लेषण है जो अब डाटा हमारे सामने है। एडमिशन कंप्लीट हो गए कॉलेजेस के, तो उसके बाद उन कॉलेजेस में एडमिशन नहीं हो पाए जो कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में थे, क्योंकि वहाँ कॉम्बिनेशन में सब्जेक्ट्स जो है मेजर माइनर का चक्कर पड़ता है NEP के अंदर। तो मेजर माइनर वहाँ पे समझ में नहीं आया पोर्टल पे विद्यार्थियों को, इसलिए उन्होंने ऑप्ट नहीं किया और वो दाएं बाएं के कॉलेजेस उन्होंने ऑप्ट कर लिए और वहाँ पे उन्होंने एडमिशन ले लिया। एक पोजीशन तो ये रही इसके लागू होने के बाद। अब जो दूसरी बात, अहम बात है दोस्तों कि ये स्थिति आई क्यों। देखिए एजुकेशन पॉलिसी जब आप इम्प्लीमेंट करते हैं तो इसके कुछ स्टेक होल्डर्स हैं। उसमें स्टेक होल्डर्स यूनिवर्सिटी में जाएंगे तो उसका टीचिंग, उसका नॉन टीचिंग और उसका स्टूडेंट और उसके बाद सोसाइटी जिसमें पेरेंट्स आते हैं जिसके बच्चे हायर एजुकेशन लेना चाहते हैं, वो इसके स्टेक होल्डर्स हैं। अब जब आप इतनी बड़ी एजुकेशन पॉलिसी को लागू करने जा रहे हैं, हिंदुस्तान में सबसे पहले लागू करने जा रहे हैं, तो आप एक रोल मॉडल के तौर पे पेश आना चाहिए कि भाई हरियाणा में लागू की, ये बात तो ठीक है। मोदी साहब भी कहेंगे अपने किसी भाषण में कि देखो हरियाणा में लागू कर दी, बाकी स्टेट क्यों नहीं कर रहे। लेकिन जब हरियाणा उसको लागू कर रहा है तो एक रोल मॉडल होना चाहिए, एक स्टडी के साथ उसको आगे जाना चाहिए था। स्टडी ग्रुप्स होने चाहिए थे, किसके, टीचर्स के, वाइस चांसलर्स के, टीचर्स के, नॉन टीचिंग के, स्टूडेंट्स के और इसके अलावा पेरेंट्स के स्टडी ग्रुप होने चाहिए थे। इतनी बड़ी एजुकेशन पॉलिसी पे लोगों से राय ली जानी चाहिए थी कि भाई पेरेंट्स क्या समझते हैं इसको लेके। जो आमूलचूल परिवर्तन कर रहे हो, पुराना शिक्षा का ढांचा आप खत्म कर रहे हो, आपने कह दिया ये बेकार हो गया 30 साल में, ठीक है मान लिया, मैं ये कहता हूँ मान लिया बेकार हो गया, नया ढांचा लेके आ रहे हो, तो नए ढांचे के बारे में किसको बताओगे, समाज को बताओगे, उन विद्यार्थियों को बताओगे जिसको पढ़ाई करवानी है, उन टीचर्स को बताओगे जिससे करवानी है, उस नॉन टीचिंग को बताओगे जिसने पूरा आपका एकेडमिक्स ऑर्गेनाइज करना है, आपकी DMC फ्रेम करनी है, उनको तो समझाओगे ना। ये सारा काम करने के लिए हरियाणा सरकार ने कभी कोई प्रयास ही नहीं किया। किसी भी लेवल पे कोई मीटिंग नहीं हुई और सीधे वाइस चांसलर की मीटिंग की। मीटिंग में भी ACS हायर एजुकेशन, उसने कह दिया कि भाई ये हमें लागू करनी है, ये हमें लागू करनी है, तो इसलिए इसको लागू करने पे ये लोग आ गए। तो दिक्कत अब दोस्तों ये आई हुई है कि स्टूडेंट्स को पूरे हरियाणा में कहीं भी समझ में नहीं आ रहा है कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी है क्या, टीचर्स को कहीं समझ में नहीं आ रहा है कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी क्या है और उसका रोल क्या है। इसके अंदर जिस तरह के प्रोजेक्ट है, जिस तरह का सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन है, वो सारे के सारे टीचर्स को ही समझ में नहीं आते। यूनिवर्सिटीज़ की नॉन टीचिंग को समझ में नहीं आते, उनकी DMC किस तरह से तैयार की है, क्योंकि इसके अंदर क्रेडिट सिस्टम आएगा, CBCS सिस्टम जो इसका एक पार्ट है, चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम, कि क्रेडिट कहाँ और कैसे एक्वायर करने हैं, किस प्रोजेक्ट पे करने हैं, आपको अपना जो मेन सब्जेक्ट है उसके साथ दूसरे सब्जेक्ट रखने हैं, उसकी क्रेडिट एक्वायर करने, उसके बिना डिग्री नहीं मिल सकती। तो जब तक ये चीज़ें आप समझाओगे नहीं उस सेक्शन को जिसने पढ़ना है और जिसने पढ़ाना है, दोनों ही सेक्शन छोड़ दिया आपने, किसी भी सेक्शन को नहीं समझाया, तो अगर ऐसे हालात में ये पॉलिसी लागू करेंगे हरियाणा में, इसका क्या
फल हमारे सामने आएगा, क्या रिजल्ट्स इसके सामने आएंगे, उस पर कमेंट करने की जरूरत ही नहीं है दोस्तों। सिलेबस का जो पार्ट है, हम टीचर से बोर्ड ऑफ स्टडीज करते हैं, किसी भी बोर्ड ऑफ स्टडीज में हमने सिलेबस पे कोई डिस्कशन नहीं किया। ये देख लिया, ये +2 में पढ़ा दिया, इसको बीकॉम फर्स्ट ईयर में नहीं पढ़ाना, फर्स्ट ईयर में पढ़ा दिया, सेकंड में नहीं पढ़ाना। वही काटा छाटी जो सिलेबस आज से 30 साल पहले बनाए थे, उसी को काट छाट के नए उसमें हमने पेश कर दिया है। तो इसमें इसकी जो रिक्वायरमेंट्स हैं, वो कोई भी रिक्वायरमेंट हरियाणा अभी तक तो पूरी नहीं करता। आने वाले समय में क्या करेगा मैं कुछ कह नहीं सकता। तो हरियाणा में जिस तरह से लागू की गई है, बहुत बुरे हालात में हमने इसको लागू कर दिया। केवल सीएम साहब की विम्स है, वो केवल पीएम से ये कहलवाना चाहता है कि हरियाणा में हमने सबसे पहले कर दिया। इसलिए वाइस चांसलर केयू ने मुख्यमंत्री से ये कहलवाना था कि केयू ने सबसे पहले लागू कर दिया, उसने लागू कर दिया। एमडीयू वाला थोड़ा सा पिछड़ गया, तो वो कोशिश करेगा अगले साल। उसके अलावा जो छोटी यूनिवर्सिटीज हैं, वो कोशिश करेंगी कि अगले साल इसको लागू कर दें। और दोस्तों, ये इसी स्वरूप में अगर लागू होती है तो इससे बुरी एजुकेशन पॉलिसी नहीं होगी हिंदुस्तान के विद्यार्थियों के लिए। नेचुरली सोसाइटी सफ़र करेगी, हम सब सफ़र करेंगे। जो आने वाली पीढ़ी को अगर कोई बात समझ में नहीं आती तो पूरा समाज सफ़र करेगा। तो मेरी तो यही एक सबमिशन है कि इस तरह की कन्वेंशन प्रमोद जी आप ज़्यादा ऑर्गेनाइज करें, ताकि सोसाइटी के बड़े सेक्शन तक हम लोग पहुंच पाएँ, अपनी बात पहुंचा पाएँ कि जिस स्वरूप में हरियाणा सरकार आगे आ रही है, इसको रोका जाना चाहिए कम से कम, और इसको एक डिटेल्ड स्टडी के बाद इम्प्लीमेंट करें। इसकी जो अच्छी चीज़ें कर लें, लेकिन एक डिटेल्ड स्टडी हो, ताकि जिस एजुकेशन इम्पार्ट करना चाह रहे हो उसको ये तो समझ में आए कि वो क्या पढ़ना चाहता है और क्या उसको पढ़ाया जा रहा है। धन्यवाद साथियों, इसी के साथ मैं अपनी बात खत्म करता हूँ। अगर कुछ और मेरी बात पे अगर आप लोगों के कमेंट आए तो मैं उसके बाद अपनी बातचीत। धन्यवाद। थैंक यू सर। बहुत शुक्रिया।